नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन अपने मॉम डेट की लाइव वीडियो देखता है, जिसने अपने डेट की कंडीशन के बारे में जानने के बाद वह परेशान हो जाता है और उसके अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। इतने साल उसने यही सोचा था कि उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे। वह यह गम कितने सालों से अपने सीने में दबाकर तड़प रहा था, लेकिन अनाया ने उसे उम्मीद दी थी कि वह दोनों जिंदा है। तब से ही उसके दिल का बोझ काफी कम हो चुका था, लेकिन अपने डेट की इतनी बुरी हालत सुनकर वह वापस तड़प रहा था। वह अनाया को अपनी बाहों में करते हुए धीमी मगर टूटती हुई आवाज में बोला, बीवी प्लीज उन्हें बचा लो, अब मैं उन्हें खोने का दर्द एक और बार नहीं सहन कर पाऊंगा। अनाया जानती थी कि उसकी जिंदगी में जैसे उसकी मॉम की अहमियत थी और उनकी जिंदगी की हर अच्छी बुरी याद उसकी मॉम के साथ जुड़ी हुई थी, वैसे ही हर्षवर्धन की जिंदगी में उसके डेड की अहमियत थी। उसके डेड उसके लिए बहुत ज्यादा खास थे और उसने बहुत खूबसूरत याद अपने डेड के साथ बिताई थी। भले ही वह अपनी मॉम की बात टालता नहीं था, लेकिन हर्षवर्धन अपने डेड के साथ खास बॉन्ड रखता था। वह उसके डेड के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे। वह अपनी सारी बातें अपने डेड के साथ शेयर करता था, इसीलिए अपने डेड की यह हालत देखकर वो दर्द से तड़प रहा था। अनाया उसे देखते हुए प्यार से बोली, अगर तुम उन्हें कुछ कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस उनके अंदर जीने की चाहत जगाने की जरूरत है। आंटी बहुत कोशिश करती है, वो हर वक्त उनके आसपास ही रहती है। दिन में कई घंटे वह उनके पास बैठकर बातें करती है। पिछली बार तो वह डिप्रेस होने लगी थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर को मना कर दिया कि आंटी को अंकल से ज्यादा मिलने ना दिया जाए, लेकिन फिर भी वह 2-3 घंटे उनके पास बैठकर उनसे बातें करती है ताकि वह कोई रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया दे, लेकिन अंकल किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। यह सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा सा डर सा गया। वह अनाया की आंखों में देखते हुए बोला, क्या सच में कोई उम्मीद नहीं है? तो अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कभी कभार इंसान के अंदर जीने की चाह जगाना किसी इलाज से सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इंसान बिल्कुल सही हालत में है, लेकिन अगर उसकी जीने की चाहत खत्म हो गई है, तो हम उसे बचा नहीं सकते। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके अंदर जीने की चाह है, लेकिन वह मरने की कगार पर है, फिर भी वह जी सकता है। यह सुनकर हर्षवर्धन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरी आवाज देर तक पहुंचे? यह सुनकर अनाया बोली, क्या तुम उन्हें कुछ कहना चाहते हो? तो हर्षवर्धन बोला, हाँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनका बेटा उनका इंतजार कर रहा है। भले ही मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मुझे उनकी जरूरत है। वही अपने पति की बात सुनकर अनाया के चेहरे पर भी दर्द भरी मुस्कान आ गई। वह उसे देखते हुए बोली, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हालांकि मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि कई सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मेरी हर हरकत पर नजर रखते हैं। भले ही मैं कितनी भी सेफ्टी रख लूं, लेकिन कोई ना कोई सुराग जरूर छूटता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की वजह से अंकल आंटी पर कोई खतरा है। लेकिन तुम यहाँ से अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हो। इतना बोलकर वह कीबोर्ड पर कुछ टाइप करती है। ऐसा होते ही हर्षवर्धन के कानों में एक डॉक्टर की आवाज आई, क्या इनकी कंडीशन में कुछ सुधार हुआ? हर्षवर्धन देखता है कि वहां सामने स्क्रीन पर एक डॉक्टर उसके डेट को चेक कर रहे थे। तो पास खड़ी हुई नर्स बोली, नहीं डॉक्टर, इनकी रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी हर रोज यही इंतजार करती है। थोड़ी ही देर में वह वापस यहाँ आएगी और इनसे बातें करेगी, लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती। यह सुनकर वह डॉक्टर भी परेशान आवाज में बोला, ऐसा लगता है जैसे यह ठीक होना ही नहीं चाहते। ऊपर से भी मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिए हैं कि अगली बार इनकी रिपोर्ट बॉस को सही चाहिए, लेकिन इनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा। हमें इनकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी है। इतना बोलकर वह रूटीन चेकअप करते हैं और कुछ दवाएं चेक करने के बाद वहां से चले जाते हैं। वह नर्स भी वहां से चली जाती है। वहीं उन डॉक्टर की बात सुनकर हर्षवर्धन भी गौर से अपने पिता को देखने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा तूफान उमड़ रहा था। अनाया पास पड़े एक माइक को हर्षवर्धन के ओर करते हुए बोली, तुम जो भी बोलना चाहते हो वह इस माइक में बोलो, वह सुन सकते हैं। इतना बोलकर वह उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेती है। हर्षवर्धन भी अपने इमोशंस को काबू करते हुए माइक पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, डेड
डेड, क्या आप मुझे सुन सकते हो? अगर आप मुझे सुन सकते हो तो प्लीज जीने की चाह मत छोड़िए। आपके हर्षवर्धन को आपकी जरूरत है। आपके दोस्त को आपकी जरूरत है। मैंने आपको इतने सालों में बहुत याद किया। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपका मेरे पास लौटने का, आपके साथ वक्त बिताने का। प्लीज जल्दी ठीक हो जाए। इतना बोलते हुए उसका गला भर आया था। वह स्क्रीन की ओर ही देख रहा था, जैसे अपने डेट को बताना चाहता हो कि प्लीज ठीक हो जाओ डेट, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। लेकिन उन दोनों ने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हर्षवर्धन की बातें सुनकर बिस्तर पर लेटे हुए हर्षवर्धन के डेट के हाथ की उंगलियां हरकत कर रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां भी फड़फड़ाने लगी थी और उनके पास पड़े हुए मशीन से बीप बीप की आवाज आने लगी थी। तभी हर्षवर्धन और अनाया की कानों में एक डरी हुई आवाज आई, राजीव जी आप ठीक तो है? आपको क्या हुआ? मशीन से यह आवाज कैसी आ रही है? वह डरते हुए बस एक तक अपने पति को ही देख रही थी और उनका हाथ सहला रही थी। तभी वह चिल्लाते हुए बोली, डॉक्टर कहाँ हो आप? देखिए क्या हो रहा है। तभी एक डॉक्टर की टीम भी अंदर आई। वहीं इतने वक्त के बाद अपने मॉम की आवाज सुनकर हर्षवर्धन भी अब तक होश में आ चुका था। वह अनाया की ओर देखकर बोला, बीवी क्या हो रहा है वहाँ? क्या डेट की हालत और बिगड़ गई? क्या कुछ गड़बड़ है? चले हम चलते हैं वहाँ, उन्हें हमारी जरूरत है। इतना बोलकर वह अनाया को खड़ा करता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बाहर खींचते हुए बोला, चलो भी हम चलते हैं। अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। मैं उन्हें सिक्योरिटी दूंगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उनका। यह सुनकर अनाया की नजरें स्क्रीन की ओर जाती है। वह भी सब कुछ एनालाइज कर रही थी, लेकिन हर्षवर्धन उसे बाहर खींच रहा था। वह जल्द से जल्द अपने मॉम डैड के पास जाना चाहता था, लेकिन अनाया उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट शांत हो जाओ हर्ष। फिर वह गौर से स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुराकर हर्षवर्धन के गले लगाकर बोली, तुम्हारी आवाज में काम कर दिया हर्ष। अंकल होश में आ रहे हैं, अब हम उनकी सर्जरी कर सकते हैं। यह सुनकर हर्षवर्धन कंफ्यूजन से अनाया को देखता है, जैसे पूछना चाहता हो, कहना क्या चाहती हो बीवी, साफ साफ बताओ। तो हर्षवर्धन की ओर देखते हुए अनाया गंभीर आवाज में बोली, हर्ष मॉनिटर की ओर देखो, अंकल होश में आ रहे हैं। लगता है वह तुम्हारी आवाज पहचान चुकी है। उन्होंने पहली बार रिस्पांस दिया है। मुझे लगता है उनकी अगली रिपोर्ट काफी हद तक नॉर्मल आएगी और हम उनकी अगली सर्जरी कर पाएंगे। पूरी बात सुनकर हर्षवर्धन के दिल में भी सुकून उतर आया। वह अनाया को जोर से गले लगा लेता है, जैसे उसकी बेचैन दिल को सुकून हासिल कर रहा हो। क्या हर्षवर्धन सब कुछ छोड़कर अपने मॉम डैड के पास जाएगा और उन्हें खतरे में डालेगा? और क्या अनाया के दुश्मन रहेंगे खामोश आगे भी? मिलिट्री हॉस्पिटल में आज मिलिट्री हॉस्पिटल में काफी चहल पहल थी और काफी लोग बाहर भी आए हुए थे, क्योंकि आज मिस्टर वर्मा की सर्जरी थी। वह पहले ही अपने सारे रिपोर्ट निकलवा चुके थे। हालांकि मिस्टर वर्मा के परिवार वाले पहले इसके खिलाफ थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई डॉक्टर ऐसा भी है कि सिर्फ हाथ की नस देखकर यह बता दे कि किसी इंसान को कौन सी बीमारी है। जब मिस्टर वर्मा ने बताया कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, वह भी एक स्पेशल टाइप का, तो पहले तो उन लोगों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि उन्हें सिर्फ यह मजाक ही लग रहा था। यहाँ तक कि उनके पोते ने तो अनाया को धोखेबाज औरत और पैसे लूटने वाली औरत पता नहीं क्या क्या बता दिया। हालांकि मिस्टर वर्मा ने यह नहीं बताया था कि उन्हें यह सारी एनालाइजेशन हर्षवर्धन की बीवी ने करके बताई है। उन्हें बस इतना ही बताया कि उन्हें किसी डॉक्टर ने यह बताया था, लेकिन उनके परिवार वाले मान नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी मिस्टर वर्मा की सेफ्टी के लिए उन्होंने मिस्टर वर्मा के रिपोर्ट निकलवाने के बारे में सोचा, और जैसा कि उन्होंने सोचा था, उन्होंने सिटी हॉस्पिटल में वह सारे रिपोर्ट निकलवाए जो भी अनाया ने कहा था, और बिल्कुल वैसा ही रिपोर्ट आया जैसा अनाया ने कहा था। सब कुछ सुनने के बाद उन लोगों के अंदर भी एक डर की लहर आ गई। वह दिल ही दिल अनाया का शुक्रिया करने वाले थे कि वक्त पर वह अनाया से मिल गए और अनाया ने उनकी बीमारी को डायग्नोज कर लिया। लेकिन उनका पोता अभी भी अनाया को खरी खाती ही सुना रहा था। जब उनके दादा ने यह कहा कि वह सर्जरी उसी डॉक्टर से करवाएंगे जिसने उसका चेकअप किया था, और मेरी सर्जरी मिलिट्री हॉस्पिटल में होगी, तो उनका पिता गुस्से से बौखला गया। यहाँ तक कि उसने तो अपने अपने दादू को धमकी भी दे दी थी कि वह कोई फ्रॉड डॉक्टर होगी। आप किसी जाने माने हॉस्पिटल में सर्जरी क्यों नहीं करवाते हैं? अगर आप कहे तो हम फॉरेन भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं था कि मिस्टर वर्मा का पोता उनके खिलाफ था। वह अपने दादू से बहुत प्यार करता था
लेकिन वह कुछ ज्यादा ही घमंडी और बिगड़ैल था, और उसे अनाया की मेडिकल स्किल पर यकीन नहीं था। लेकिन मिस्टर वर्मा, जो अनाया की पहचान जानते थे कि वह द लीजेंडरी जीनियस डॉक्टर एना है, तो भला वह किसी और से सर्जरी क्यों करवाते। ऊपर से जब से उन्हें पता चला था कि वह हर्षवर्धन की बीवी है, उन्हें उस पर कुछ ज्यादा ही यकीन होने लगा था। वह अपने पोते के खिलाफ जाकर आज मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। आज वर्मा परिवार भी मिलिट्री हॉस्पिटल आया था। हालांकि उन्हें यहां आने के लिए हर्षद जिंदल ने ही परमिशन दिलवाई थी। दरअसल हर्षवर्धन ने हर्षद जिंदल से अनाया की सिचुएशन के बारे में बताया था और अनाया की सेफ्टी के लिए ऑपरेशन मिलिट्री हॉस्पिटल में रखने को कहा था। और हर्षवर्धन तो था ही अपनी बहन के लिए पागल, तो भला वह उसकी मदद क्यों नहीं करता। हालांकि उसे अंदर से बुरा भी लगा था कि उसकी बहन उसकी मदद लेने की जगह पर हर्षवर्धन ने उसे मदद मांगी और हर्षवर्धन उसके पास आया। उसे दिल से अच्छा लगता है। अगर अनाया खुद उसके पास आकर हक से यह कहती कि भैया मुझे किसी की सर्जरी मिलिट्री हॉस्पिटल में करनी है, अगर वह कहती तो वह पूरा मिलिट्री हॉस्पिटल भी उसके नाम कर सकता था। उसके पास इतनी अथॉरिटी थी। लेकिन फिर भी वह दिल ही दिल खुश था कि वह अपनी बहन के कुछ तो कम आया। नहीं, मिलिट्री हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अभी भी मिस्टर वर्मा का पोता गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और अपने पिता पर चिल्लाते हुए कह रहा था, डैड आपने दादाजी की बात क्यों मान ली। आपने ऐसे ही किसी भी डॉक्टर को दादाजी की सर्जरी के लिए परमिशन दे दी। आपको पता है ना दादाजी की कंडीशन कितनी सीरियस है। तो ऐसे ही बकवास कर रहा था और आसपास के लोग उसे देख रहे थे। यह प्रेस्टिजियस मिलिट्री हॉस्पिटल था। हालांकि यहाँ पर बाहर का कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर से मिलिट्री गॉड्स तो वहीं पर मौजूद थे। और मिस्टर वर्मा का पोता अभी भी बकवास कर रहा था कि वह डॉक्टर घटिया है, उसे बस पैसों का लालच है, वह दादाजी की तबीयत और खराब कर देगी। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। मैं उस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे दादाजी का ब्रेन वॉश किया। और दादाजी बिना कुछ सोचे समझे उसके पास सर्जरी करने के लिए चले गए हैं। वैसे ही कई सारी बकवास कर रहा था। तभी उसके कानों में गुस्सेल मगर कड़क आवाज आई, लगता है तुम्हें मिलिट्री हॉस्पिटल किसी क्लब की तरह नजर आ रहा है, जो तुम यहाँ खड़े होकर जो अपने मुंह में आया वह बकवास किए जा रहे हो। वही। उस आवाज को सुनकर कॉरिडोर में शांति छा गई। हर किसी की नजरें उस आवाज की ओर गई तो वहां पर मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए एक इंसान खड़ा था, जिसके आसपास का ऑरा काफी स्ट्रांग था और उसके पीछे कुछ और मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए सोल्जर खड़े थे। यह कोई और नहीं हर्षद जिंदल था। यहाँ अपनी बहन से मिलने के लिए आया था, लेकिन लॉबी में उसने वर्मा परिवार के पोते की बकवास सुन ली और अपनी बहन के बारे में इतनी सारी चीज सुनकर उसे रहा नहीं गया। वहीं हर्षद को वहां देखकर पूरा वर्मा परिवार थोड़ा सा डर गया। उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था। ऊपर से वह जिंदल परिवार का बेटा था। भला कौन उसे नहीं डरता। वर्मा परिवार भले ही प्रेस्टिजियस परिवार था, लेकिन जिंदल परिवार के आगे वह कहीं पर भी नहीं टिकते थे। मिस्टर वर्मा आगे आते हुए हर्षद को ग्रिट करते हुए बोले, मिस्टर जिंदल आप यहाँ पर, हम आपके शुक्रवार है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। वही यह सुनकर हर्षद जिंदल को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपने कठोर नजरों से मिस्टर वर्मा के पोते को देखते हुए कड़क आवाज में बोला, लगता है आपके बेटे को अपने पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड है और उसे लगता है कि वह किसी की भी बारे में कुछ भी बोल सकता है। यह सुनकर वर्मा परिवार एक पल के लिए डर गया। हालांकि वहां पूरा परिवार नहीं आया था, बस कुछ जरूरी लोग ही आए थे, क्योंकि मिलिट्री कैंपस में ऐसे ही हर किसी को नहीं आने दिया जा सकता था। लेकिन फिर भी जितने भी लोग आए थे वह डर रहे थे, लेकिन मिस्टर वर्मा के पोते को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह हर्षद को देखते हुए घमंड भरी आवाज में बोला, तो इस जगह में ऐसा क्या खास है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। यह सुनकर हर्षद जिंदल अपनी कड़क और रौबदार आवाज में बोला, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी मुंह उठाकर मिलिट्री कैंपस में आ सकता है और मिलिट्री हॉस्पिटल का इस्तेमाल कर सकता है। शुक्र मनाओ कि डॉक्टर एना ने यहाँ ऑपरेशन करने की परमिशन मांगी थी, वरना तुम लोगों को यहाँ अंदर देखने भी नहीं दिया जात। और फिर भी तुम यहाँ आकर इतने एरोगेंट बिहेवियर कर रहे हो, जैसे तुमसे ज्यादा महान इस दुनिया में कोई नहीं है। अगली बार अपनी जुबान पर काबू रखना। वही हर्षद की इतनी रौबदार और खतरनाक आवाज सुनकर मिस्टर वर्मा का पोता भी डर गया। हालांकि वह लोगों की कैरेक्टर को पहचान बहुत अच्छे से जाता था और हर्षद जिंदल के आसपास के ऑरा को महसूस करके
और उसकी बातों को सुनकर तो वह इतना समझ चुका था कि वह अपने सामने वाले इंसान को नाराज नहीं कर सकता था। वह माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने दादाजी के लिए परेशान हो गया था, इसलिए बकवास कर रहा था। मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था। उसकी बात सुनकर भी हर्षद ने कुछ ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया। वह यहाँ पर इन लोगों पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह तो बस उसे वार्निंग देना चाहता था कि आगे से वह उसकी लिटिल सिस्टर की रिस्पेक्ट करें और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें ना करें। जैसे ही हर्षद वहां से गया, वर्मा परिवार के दिल में राहत की लहर दौड़ गई। जाहिर सी बात है, वो लोग हर्षद से दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। क्या नाया करेगी ऑपरेशन और मिस्टर वर्मा का पोता लाएगा कोई नई मुसीबत। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।